हे गाइस, टावर ऑफ गॉड की इस वीडियो में आपका स्वागत है हमारे चैनल एनिमे बाकुतो में। और साथ ही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैं सभी कमेंट्स देखता हूँ कि कैसे आप लोग वेट करते हैं हमारी वीडियोस का, और हमारी वीडियोस कैसे अब कुछ दिनों से रेगुलर नहीं है। जब हम पूरी कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में कि वीडियोस रेगुलर रहे और बहुत ज़्यादा गैप ना आए। सो डैट बीइंग सेड, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे एक नए चेयरमैन को इंट्रोड्यूस कराया है जिसका नाम है काल रहीम, जो किसी पीसफुल काउंसिल का चेयरमैन है और उसके सामने एक वॉर है जो कि ज़ात के ट्रूप की तरफ से होने वाली है और उसे एश्योरेंस मिली है केल हेलम की तरफ से, जो कि यहाँ पे अपने एक एरो को लेकर आएगा जिसके साथ होगी कैनिन्स की आर्मी। तो आगे क्या होगा जानने के लिए वीडियो में आगे बने रहे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो आगे देखते रहे। एपिसोड का स्टार्ट वहीं से होता है जहाँ गार्डो का भी सरप्राइज था, वहीं पे सेम टाइम पे बैम भी सरप्राइज था, लेकिन दोनों के रीजन काफी अलग थे। जहाँ गार्डो को विश्वास नहीं होता कि कैसे बैम ने उसके अटैक को काउंटर अटैक करके उसे कट दिया जब अपने ब्लड को नोटिस करता है। वहीं दूसरी तरफ बैम अपनी इस न्यू ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर काफी क्यूरियस था, क्योंकि उसने अभी सोचा ही था उसे कोई नई पावर चाहिए और देखो उसे मिल भी गई। वहीं दूसरी तरफ बाहर यानी कि कून, जो कि डूम की बनाई हुई इस फर से जो वॉल थी वहाँ से लेग से पूछा था क्या तुम श्योर हो कि कोई इसके अंदर गया है। जहाँ कून को ये बात उतनी अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो अपनी लाइट हाउस का यूज करके अंदर क्या चल रहा है देख नहीं पा रहा था। वहीं हम देखते एक वॉरशिप को, जहाँ पे कून समझ जाता है इसके अंदर कोई और नहीं बल्कि माइकल है, जो कि अलग ही मूड में लग रहा था और कह रहा था कि अभी तक तुम्हारा सारा प्लान खराब हो चुका है, लेकिन हमें फर्क भी क्या पड़ता है, हमारा यानी का सिर्फ एक ही मोटिव था और वो है कून। जो कहने के साथ ही वो कून के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे कून अपने लाइट हाउस की मदद से एक शील्ड तो बनाता है, लेकिन उस अटैक का जो प्रभाव था वो काफी ज्यादा था, जिसकी वजह से हम कून को डिफिकल्टी फेस करते हुए देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ बैम अपने लास्ट अटैक को एनालाइज करते हुए सोचा था क्या ये सही में ट्रू पावर है रेड थाइसा की, जो कि उसको फ्लोर डेथ पे मिली थी, क्योंकि जो अटैक अभी थोड़ी देर पहले उसने किया था वो सही में इनक्रेडिबल था। वही गार्डो जो कि सोच रहा था पहले कि उसे डूम को ज्यादा प्रोवोक नहीं करना चाहिए और उसके सब कोई चारा नहीं था, जहाँ हम देखते उसकी एक और ट्रांसफॉर्मेशन को, जो कि गार्डो की रियल पावर को दिखाने वाला था, क्योंकि ये पास्ट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल 7 का था जिसका नाम उसने रखा था द डीपेस्ट डार्केस्ट लेग्स। जहाँ ये सेम बात वो बैम को ही बताता है कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन वो पावर है जो किसी के लिए डेंजरस हो सकती है, लेकिन तुम्हारे और मेरे बीच में जो स्ट्रेंथ का गैप है वो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ स्लेयर कैंडिडेट। जब बैम को समझ में आ गया था कि जो रेड थाइसा की जो ट्रांसफॉर्मेशन से मिली है वो अच्छी है, लेकिन जिस सिचुएशन में वो भी है उसे कोई बड़ी पावर की जरूरत है इससे निपटने के लिए। वही दूसरी तरफ एल्डर ने जो बुल को समन कर लिया था वो तो अलग ही कहर ढा रहा था पूरी जगह पर। ये एंटिटी इतनी ज्यादा इंटिमिडेटिंग थी कि जो भी लोग उस जगह पे यानी कि बैटलफील्ड में प्रेजेंट थे वो सभी लोग सही में काफी ज्यादा शॉक और सरप्राइज हुए थे चीज को देखकर। वही वाइट भी दूर से इन चीजों को नोटिस कर लेता है। वहीं हम देखते हैं कि यामा और इवांकोल की तरफ एक अजीब सी ट्री बढ़ रही थी, जो कि कहीं ना कहीं इस बुल की तरफ से आ रही थी, जो उनके ऊपर अटैक कर देती है, जिससे लड़ने के लिए यहाँ पे यामा और इवांकोल दोनों अपनी पावर्स का यूज करते हैं, साथ ही क्राका भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन करता है। लेकिन ये ट्री इतनी तेजी से ग्रो कर रहा था कि कोई भी अपनी पावर से इसे रोक नहीं पाता। एक टाइम के बाद तो यामा को लगता है कि शायद सक्सेसफुल हो गए, लेकिन जब वो दूर से पूरी केज को देखता है तो वो नजारा सही में डराने वाला था, क्योंकि वो उस ट्री को नहीं रोक पाए थे सही से। वही हम देखते उस बुल को जो कि हुंकार पर रहा था या ऐसा कहीं और भी ज्यादा गुस्से में लग रहा था अपने आप को पावर अप करते हुए, जिसके बाद हम उस ट्री को और भी मैसिव रूप से आते हुए देखते हैं दोबारा से। लेकिन इस बार इवांकोल पहले से रेडी थी, जहाँ उसके एंशिएंट एलिफेंट को भी देखते हैं जिसको समन कर लेती है, यानी कि अपनी एंशिएंट फायर की पावर को। जब यहाँ वाली चीज को देखा थोड़ा सरप्राइज आता और कहता है कि तुम्हारे पास भी सेम स्किल है लेकिन तुम्हारा वाला एलिफेंट है। वही इवांकोल यहाँ पे यामो को एक स्ट्रेटजी बताती है। वो कहती है कि एंशिएंट से वो डील कर लेगी, उसे एल्डर की बॉडी के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि जो एंशिएंट की पावर है वो एल्डर को यानी कि उसकी बॉडी को एज अ होस्ट यूज कर रही है, और अगर ये बॉडी खत्म हो जाती है तो उस केस में एंशिएंट भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर इवांकोल की माने तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ये एंशिएंट पावर है ये अपनी मैक्सिमम पावर इस जगह पर यानी कि इस फ्लोर पर यूज नहीं कर सकती, क्योंकि अगर इससे ज्यादा पावर यहाँ पे यूज की जाती है तो चीजें अनस्टेबल हो जाएंगी और इस फ्लोर का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो सीधे इन्वॉल्व हो जाएगा इन्हें रोकने के लिए। जब यामा इस प्लान को लेके आगे बढ़ जाता है, हम देखते दो एंशिएंट पावर को आपस में लड़ते हुए, यानी कि ट्री और साथ में फायर। वही दूसरी तरफ इसी चीज का फायदा उठाकर यामा एल्डर काफी क्लोज पहुंच जाता है, जहाँ एल्डर उसके ऊपर अटैक भी करता है, लेकिन यहाँ उसे काफी आराम से काउंटर अटैक करके उससे बच जाता है, जहाँ पे वो एल्डर को वापस अटैक करते कहता है कि भागना बंद करो।
जहाँ एल्डर लगातार अपने और यामा के बीच की दूरी बढ़ाते हुए उसके ऊपर अटैक कर रहा था। हम देखते यामा को भी लेवल 7 का ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हुए, जिसके बाद उस जगह पे पूरी जगह से धूल हट जाती है और फाइनली यामा और एल्डर काफी आमने सामने आ गए थे। जब इन दोनों में कुछ बातचीत होते हुए देखते हैं, लेकिन फाइनली एल्डर यहाँ पे यामा को समझाते हुए वापस से कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही बताया था, अगर तुम सोचते हो कि तुम मुझे हरा दोगे तो तुम्हें सही में बहुत बड़ा भ्रम हो गया है, क्योंकि ये तुम्हारी डेस्टिनी है कि तुम इस बैटल को हारो। जब यामा डेस्टिनी टू लूज को सुनकर हंसने लगता और कहता है ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे कि कोई मेरी नाखून काट ले बिना मेरे परमिशन के। वही जब एल्डर इतने कन्विंस नहीं दिख रहे थे तो हम यामा को फाइनली कुछ काफी अमेजिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ वो कहता है तुम्हें पता नहीं मैं कितना विशियस साउंड हूँ, अब क्योंकि मैं के से काफी दूर हूँ तो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरा कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन कैसा दिखता है। जहाँ हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को होते हुए देखते हैं जो आसपास के पूरे ऑरा को चेंज कर देता है। जहाँ एल्डर वापस से यामा के ऊपर अटैक कर देते कहते हुए कि तुम सही में काफी अच्छा शो कर सकते हो अगर सर्कस में पार्ट लो तो। लेकिन हम देखते यामा के ट्रांसफॉर्म होते हुए जहाँ पर उस एरो को तो अब यूं ही बहुत आराम से हटा देता है, और वहीं पे एल्डर भी अब यहाँ पे देखते हैं कि यामा का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन कैसा दिखता है। यहाँ खुद यामा कंफर्म कर देता है दैट्स राइट, और हम भी विटनेस कर पाते हैं कि देखने में काफी ओपी लेकिन सेम टाइम भी काफी डेंजरस भी लगता है। लेकिन यामा एक और चीज यहाँ पे रिवील करता है कि इसकी ट्रांसफॉर्मेशन की जो पावर है जो कि एल्डर फील कर पा रहा है ये तो सिर्फ एक स्टार्ट है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे एल्डर यामा की पावर के सामने थर थर कांपने लगेगा अगर यामा की माने तो। जहाँ एल्डर भी यामा की इतनी एरोगेंट बातों को सुनकर स्माइल कर देते हैं कि अगर ऐसा है तो मैं भी जरूर वेट करूंगा ऐसा होने का। वहीं पे अभी यामा के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पास्ट के इवेंट दिखाए जाते हैं, यानी कि बचपन के वो इवेंट्स जब यामा ट्रेनिंग किया करता था और डूम मुझसे पूछता था कि तुम इतनी सुबह सुबह उठ के डेली ट्रेनिंग क्यों करने लगे हो, क्योंकि डूम की माने तो वो लोग पहले से काफी स्ट्रॉन्ग थे तो उन्हें ट्रेनिंग वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर उन्हें कोई फाइट करनी भी होगी तो उसके लिए उनके पास काफी स्ट्रॉन्ग सर्वेंट्स पहले से हैं। लेकिन यामा डूम को से भी कहा करता था कि तुम्हारा कोई बिजनेस नहीं है, यानी कि अपने काम से मतलब रखो, ये मैं अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ। और अगर यामा की माने तो जैसे जैसे समय बीत रहा था उस समय तो डूम ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया क्योंकि उसे वही पसंद था। वहीं दूसरी तरफ यामा ने अपनी ट्रेनिंग के ऊपर ज्यादा फोकस किया और काफी ज्यादा फोकस हो चुका था। इन दोनों के बीच में ऐसा करने के पीछे एक खास रीजन था, क्योंकि डूम के पर्सपेक्टिव से माने तो डूम चाहता था कैन पीपल डोमिनेंट बने, लेकिन वही दूसरी यामा कैन पीपल को प्रोटेक्ट करना चाहता था, और इसलिए दोनों अपने अपने गोल के लिए काम कर रहे थे। और यामा चाहता था कि वो कैन पीपल को अपने हाथों से प्रोटेक्ट करे, और यही डिफरेंस था जिसकी वजह से आज यामा इस कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर पाया है, जो चीज वो एल्डर को भी बताता है। वही यामा जो सारी बातें बता देता है तो उसके बाद भी वो एल्डर को हंसते हुए देखकर थोड़ा सा गुस्से बातें बोलता है कि तुम हंस लो जब तक हंस सकते हो, क्योंकि जल्द ही ये स्माइल तुम्हारे फेस से हटने वाली है। जब यामा अपने लेफ्ट आर्म को ट्रांसफॉर्म करके अटैक करता है, हम देखते एल्डर को भी अपना अटैक करते हुए, जो कह रहा था कि दिखाओ मुझे तुम क्या कर सकते हो, और इतना कहना था कि दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि मानो कोई न्यूक्लियर बम ब्लास्ट हुआ हो, क्योंकि दोनों के अटैक काफी फियर्स होते हैं और अलग ही लेवल के भी। वहीं दूसरी तरफ इवांका और क्राका को भी देखते हैं जो कि दूर से यामा पे नजर बनाए रखा था, लेकिन वो भी काफी सरप्राइज हो जाता है जब यामा के इस लेवल के कैलिबर को देखता है एक्शन में। वहीं दूसरी तरफ में एल्डर की तरफ से एक और नेम अटैक देखने को मिलता है जिसका नाम था मैसेकर लाइट स्टॉर्म, जिसमें काफी सारे मल्टीपल एरोस को एक साथ यामा की तरफ आते हुए देखते हैं। जब यामा पहले तो जो एरोस काफी नियर थे उसको अपनी एनर्जी आउटब्रस्ट से यानी कि वेव छोड़कर उनको रिडायरेक्ट कर देता है, जिसके बाद तो सीधे हेड ऑन अटैक करता है सीधे एल्डर की तरफ, जैसे कि कोई बवंडर, जिसको रोकने के लिए एल्डर भी अपनी पावर को काफी ज्यादा कंप्रेस करके सीधे उसके ऊपर अटैक करते हैं, जो कि एल्डर के एक्सप्रेशन से लग रहा था कि सही में यामा को ओवर पावर कर देगा, लेकिन सरप्राइजिंगली यामा इसको काफी आराम से ब्लॉक कर देता है। ये ऐसा गाइड न्यूट्रलाइज कर देता है अपने अटैक से, जिसके बाद हम एल्डर को थोड़ा सा निराश देखते हैं। तो यामा भी इसका फायदा उठाते हुए कहता है क्या तुम्हें अब मजा नहीं आ रहा जो थोड़ी देर पहले तुम कह रहे थे, लेकिन तुम्हें अभी से उदास नहीं होना चाहिए, मैंने कहा था ना कि जैसे समय आगे बढ़ेगा तुम मेरी पावर देखकर कांपने वाले हो, और ये तो बस अभी शुरुआत है। जब यामा यही बताता है कि ऐसे तो मैंने कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन कर ली है, लेकिन मेरे सारे बॉडी पार्ट को एक्टिवेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, जहाँ अभी मैं सिर्फ अपने लेफ्ट आर्म का यूज कर रहा हूँ यानी कि उसकी फुल पोटेंशियल को, लेकिन धीरे धीरे मेरी पूरी बॉडी इसी तरह से ट्रांसफॉर्म होकर एक्टिवेट हो जाएगी, और तब तुम्हें देखना चाहिए कि मेरी पावर क्या कर सकती है। जब एल्डर जब इस बात को सुनते हैं और जो चीज उन्होंने विटनेस की थी वो अपने मन में सोचने लगते हैं कि बेलोड यामा उससे कई ज्यादा टफ वॉरियर है जितना कि मैंने एंटिसिपेट किया था या सोचा था, ऐसे तो मैं उससे फाइट करूंगा अपनी पूरी पावर से
तो मैं उसे जीत जाऊंगा, लेकिन इसकी वजह से मेरा काफी टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट होगी और उस बैटल में मुझे चोट भी लग सकती है, यानी कि मैं घायल भी हो सकता हूँ सीरियसली। और उस केस से मैं सभी कैन पीपल को यहाँ से लीड करके उस वॉरियर यानी कि जो बैटलफील्ड आने वाली है उसमें युद्ध लड़ने के लिए लेकर नहीं जा पाऊंगा, लेकिन वहाँ पे वो मेरा वेट कर रही होगी। तो आखिर मैं अपना काम कैसे बनाऊं? लेकिन तभी ऐसा लगता है जैसे कि उसे कुछ रिवील हो गया हो, या ऐसा कहीं जैसे किस तरह का विजन आया हो, जहाँ वो कहता है कि अब मैं क्लियरली अपनी डेस्टिनी को देख पा रहा हूँ जब मैं स्लेयर कैंडिडेट से इतना दूर हो गया हूँ। वहीं दूसरी तरफ कून जो कि थोड़ी परेशानी में था माइकल के वजह से, हम देखते हैं यहाँ पे कैनजोन आके उसकी हेल्प करता है और यहाँ पे उसे एंड टाइम पे बचा लेता है माइकल की वॉरशिप के ऊपर अटैक करके। वही कैनजोन अब गार्डो के बारे में यहाँ पे कून से पूछता है उसकी ड्रेस से उसे समझाकर, जहाँ पे कून कहता है मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन ऐसा एक पर्सन वहाँ पे है जहाँ वो डूम के उस फर की वॉल के अंदर के बारे में बता रहा था जब भी वियोल से उसकी फाइट चल रही थी। इन दोनों को हम लगातार एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हुए देखते हैं। वहीं पे बैम को काफी मुश्किल होती है गार्डो की स्पीड को काउंटर करने में। वहीं दूसरी तरफ गार्डो कहना था कि डेस्टी से में काफी टेरिफाइंग चीज है ना, अगर तुम डैंग को अपने साथ यहाँ लेकर नहीं आते तो शायद वो आज जिंदा होता, लेकिन तुम्हें इसके लिए खुद को नहीं कोसना चाहिए स्लेयर कैंडिडेट, क्योंकि डैंग का मरना और एल्डर का सारे कैरिंग पीपल के ऊपर रूल करना ये दोनों ही डेस्टिनी का पार्ट है। वही दूसरी तरफ बैम जो कि जानता था कि रेड थाइसा काफी पावरफुल है जो कि गार्डो के अटैक को ब्लॉक तो कर रहा है, लेकिन उसके स्पीड के साथ तभी कीप अप नहीं कर पा रहा था और इसीलिए वो काफी क्लोज रेंज में आने की कोशिश करता था ताकि गार्डो को काफी क्लोज से अटैक कर सके, लेकिन वो ऐसा करने में भी कामयाब नहीं हो पाता। जब बैम को पता था कि अगर चीजें ऐसे काम नहीं की तो जल्दी मरने वाला है इससे पहले कि वो डूम के और पास जा सके। लेकिन सेम टाइम पे वो गार्डो को भी कहता है कि भला तुम अपनी बेटे की मौत को सिर्फ डेस्टिनी कह के भला कैसे उससे मुंह मोड़ सकते हो, भला कोई इतना हार्टलेस कैसे हो सकता है। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है, यहाँ पे हम देखते हैं पॉकेट बॉल में से एक मैसेज आते हुए जो किसी और का नहीं बल्कि बैम के करंट मास्टर इवान कॉल की तरफ से था, जो उसे कहती है कि अभी के लिए मैं ट्रेनिंग को कुछ समय के लिए रोक रही हूँ, ये कोई ड्रिल नहीं है, इसीलिए अपना जिद्दीपना छोड़ो और अपने थ्रोन की पावर को जस्ट यूज करो। जब बैम अपने मास्टर की इस मैच को सुन रहा था, हम देखते गार्डो को काफी क्लोज इन से बैम के ऊपर अटैक करते कहते हुए कि तुम्हारी डेस्टिनी भी यही है कि तुम आज यहीं पे मारे जाओगे स्लेयर कैंडिडेट। लेकिन तभी गार्डो एकदम से सरप्राइज होकर पीछे हट जाता है, जहाँ उसके रिएक्शन समझ पाते हैं कि कुछ अजीब हुआ था वहाँ पर और हम सभी नोटिस कर पाते हैं कि क्या हुआ होगा। हम देखते थ्रोन को एक्टिवेट होते हुए जिसकी पावर ही इतनी स्पेशल है जो देख के भी कोई भी चौंक सकता है पहली बार। जहाँ ये थ्रोन जैसे अपनी साइज को बढ़ाता है, हम देखते ही डूम के उस पूरी वॉल को भी यानी कि जो फर्श से बना हुआ एरिया था उसको भी जला के राख कर देता है। वहीं पे अब हमें बैम के कुछ पास्ट के मोमेंट्स दिखाए जाते हैं जब वो ट्रेनिंग कर रहा था कुछ साल पहले, यानी कि वो तब के इवेंट्स है जब हेल ट्रेन खत्म हुआ था और उसके बाद मास्टर इवान कॉन ने ट्रेनिंग के लिए भेजा था बैम को। जहां हम देखते हैं उसी जगह को जहां पे बैम अपने एक मास्टर यानी कि मार्शल आर्ट की सबसे परफेक्ट फॉर्म से लड़ने गया था, या ऐसा कहे उन्हें अपने टीचर बना के उनसे मार्शल आर्ट की प्योरेस्ट फॉर्म सीखने गया था, जहाँ पे वो उसे कह रहे थे कि कैसे उन्होंने सब कुछ सिखा दिया जो सिखा सकते हैं। जहाँ वो बताते हैं कैसे ऐसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे बैम की फिजिकल एबिलिटीज और उसकी पावर दोनों ही बढ़ते जाएंगे एक्सपोनेंशियली। जब वो अपना रीजन ही बताते हैं क्या कि उन्होंने क्यों रैंकर बनना नहीं चूज किया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर्स को ढूंढने के लिए जाएंगे तो एक समय पर आके वो डिप्रेव हो जाएंगे। वहीं जब उन्होंने बैम को सिखाना चालू किया तो उनके समझ में आया कि कैसे बैम के अंदर उससे भी ज्यादा डेंजरस पावर पहले से एग्जिस्ट करती है। लेकिन इसके अपोजिट जहाँ पे उसके मास्टर यानी जिन्होंने बैम को सिखाया था उनका मानना ये था आज तक कि जब किसी के पास स्ट्रॉन्ग पावर आती है तो दूसरों को सप्रेस करते हैं और दूसरे को दबा के रखने की कोशिश करते हैं जो उनसे कमजोर होते हैं। लेकिन ये केस बैम के ऊपर लागू नहीं होता, ये एक एक्सेप्शन है, क्योंकि वो अपनी यूनिक पावर से ना किसी को डोमिनेट करना चाहता है, ना ही किसी को दबा कर रखना चाहता अपने नीचे, ना ही बैम के अंदर किसी तरीके की धूर्तता है जो खास कर मास्टर तो नहीं देख पा रहे इस पॉइंट पर, क्योंकि जैसे जैसे कोई भी बैम जितनी पावर लेवल पर पहुंचता है तो उसके अंदर ये चीज आ ही जाती है। जब इनके मास्टर उस समय बैम को ये बताते हैं कि कैसे लोगों का कहना था कि गॉड से उन्हीं को पावर देते हैं जो कि क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन ट्रेजिकली ये रियल वर्ल्ड में सच नहीं है। लेकिन जब वो बैम को देखते हैं तो उन्हें इस बात पे कहीं ना कहीं सच्चाई नजर आती है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग बैम सही में इस तरह की पावर को डिजर्व करता है।
जब हम प्रेजेंट में देखते हैं बैम को फाइनली अपने थ्रोन को फुल एक्शन में यूज करते हुए, जहाँ से अपने मास्टर की कही हुई लास्ट बात याद आई थी कि कैसे बैम को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए, ना कि उनकी तरह जिन्होंने एक समय पे आकर ये ऐसा करना बंद कर दिया था, क्योंकि बैम एक डिजर्विंग कैंडिडेट है उस पावर को पाने के लिए। जिसके साथ ही चैप्टर भी यहीं पे फिनिश हो जाता है और इस एक्सप्लेनेशन के ओर होने के साथ ही हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे आपको शायद जानने को मिले कि आखिर एल्डर किस लड़की की बात कर रहा था, किसका वेट कौन कर रही है और आखिर कौन सी बैटल है जिसको लेकर इतना परेशान है, तो यामा के इतनी पावरफुल अटैक्स को भी सिर्फ रोकने की कोशिश कर रहा है, ना कि उससे फुल पावर से लड़ने की। और बैम में ऐसा क्या खास है, अगर आपने ध्यान दिया हो, एल्डर का मानना था कि जो बैम से काफी दूर आ गया तभी वो अपनी डेस्टिनी को वापस से सही से देख पा रहा है, जबकि बैम के पास जब सारी चीजें हो रही थी तो कुछ भी उसकी डेस्टिनी के अकॉर्डिंग नहीं चला था, यानी कि जो फ्यूचर वो देख पा रहा था पहले से। तो आखिर इन सब के पीछे मिस्ट्री क्या है, तो इस सब चीजों के आंसर आपको मिलेंगे आने वाले वीडियोस में। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले, तो आपको करना पड़ेगा बेल आइकन ऑन। साथ ही वीडियो पसंद आ रही हो तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय गाइस।